ट्रंप जब मन करता है किसी भी देश को खुद के नक्शे में मिलाकर बाकायदा फोटो रिलीज कर देते हैं। किसी भी मुल्क का अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बता सकते हैं। जब मन करता है युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। जब मन करता है वो कह सकते हैं कि भाई मुझे पुरस्कार चाहिए या मैंने फला देश का युद्ध रुकवाया है। उस बात को कल तक उस पर कायम रहेंगे कि नहीं ये भी जरूरी नहीं है। ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, बयानों से पलटते हैं, जिस तरह की हरकतें करते हैं, किसी का नोबेल अपने हाथ में लेकर कब्जाने की कोशिश करते हैं, नोबेल नहीं दुआ तो वॉर की धमकी देते हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि भाई ये अमेरिका, द ग्रेट अमेरिका, सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का राष्ट्रपति ही है ना, या फिर कोई मैडमैन थ्योरी के हिसाब से चलने वाला एक शख्स है। तो आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्रंप के साथ कोई दिक्कत है या फिर ये जानबूझकर किया जा रहा है? जानबूझकर बावला बनना जिसे कहते हैं एक देसी भाषा में हमारे यहाँ, क्या ये वैसा हो रहा है और इसके पीछे का मोटिव क्या है? इन तमाम पहलुओं को समझेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। अंशु जी, आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती होंगी, ऐसी शख्सियत को पढ़ाने की जब नौबत आ जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति पहले एक स्टेटमेंट देता था तो पूरी दुनिया हिल जाती थी कि भाई प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है, डिकोड करो, 4 बार पढ़ो, हेडलाइन बनती थी। अब तो आता है स्टेटमेंट आया, हाँ पता नहीं कुछ बोल रहा होगा, छोड़ो। मैडमैन थ्योरी से ही ट्रंप के व्यक्तित्व को हम पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। तो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे थॉमस शिलिंग, उन्होंने 60-70 के दशक में ये थ्योरी आई थी, मैडमैन थ्योरी, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट्स हैं वो ज़्यादा प्यारे लगने लगते हैं और नेशनल इंटरेस्ट्स को साइड में रख के थोड़ा उनको भी मिक्स करके जब वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है, एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के साथ आगे बढ़ता है ताकि उसकी जो एम्बिशंस हैं, उसके जो इंटरेस्ट्स हैं वो सिक्योर कर सके। मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, आप नॉर्थ कोरिया की तरफ चलिए तो किस तरह से तो सन की तानाशाह कहते हैं, वो कोई अमेरिका के लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट से थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग एट द पर्सनालिटी, यू लुक एट द पर्सनालिटी एंड नाउ यू कम बैक टू ट्रंप। मतलब किम जोंग उन से इनको कंपेयर कर रहे हैं। ट्रंप अब बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी समेत उठवा लेते हैं रातों रात, फिर वहां पर एक केओटिक सिचुएशन होती है, वहां पर दूसरी पार्टी की महिला को राष्ट्रपति बनाने की बजाय, जिसने कि नोबेल पीस प्राइज भी जीता है, वो उसी पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट थी उनको वो अंतरिम प्रेसिडेंट बनवाते हैं और बाद में घोषणा करते हैं कि मैं हूं अंतरिम प्रेसिडेंट। नहीं, हाँ, बाकायदा पिक्चर रिलीज करते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब मजाक है क्या? राइट। अब आप देखो कि एक तरफ बात करते हैं कि यूएस जितने भी एसडीजीज हैं उनके लिए जब वो राष्ट्रपति बने थे, शपथ ली थी, तो उनका भाषण आपको याद होगा कि भाई एसडीजीज के लिए बहुत कमिटेड है, और तुरंत क्या करते हैं, फिर पेरिस अग्रीमेंट से यूएस को एग्जिट करा देते हैं, फंडिंग बंद कर देते हैं। जिस यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश करने में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसकी अलग अलग जो एजेंसीज हैं जैसे WHO है, यूनेस्को है, उनको फंडिंग बंद कर दी है ट्रंप ने। तो ट्रंप अभी एक तानाशाह की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं और वो मैडमैन थ्योरी में इसी की बात है। अब शिलिंग ने तो ये 60-70 के दशक में इसकी बात की, जिसमें हम क्रुश्चेव की पर्सनालिटी को भी देखते हैं, फिर इसमें गद्दाफी की भी बात आ जाती है, सद्दाम हुसैन की भी बात आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली अब हम ट्रंप को मैडमैन थ्योरी से पढ़ा रहे हैं, एक ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष को जो कि अपने लोकतंत्र के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। अब इसके जो बेसिस है वो निकोलो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक में दिए हैं और इसमें वो एक मैडमैन थ्योरी की बात करते हैं कि राजा जब मैडमैन की तरह बिहेव करने लग जाए तब क्या होता है। तो राजा जानबूझ के पागल की तरह से बिहेव कर रहा है या जानबूझ के? जानबूझ के। और मतलब ट्रंप ऐसा नहीं कह सकते ड्यू रिस्पेक्ट टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, बट जो उनकी हरकतें हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते ना कि भाई 80 की उम्र है, इज ही ओके, इज ही सेंसिबल, इज ही फाइन। सोच समझ के डेलिबरेटली वो अपने को पागल दिखा करके और उनको जो सिक्योर करना है वो उसको कर रहे हैं। और इसके भी रूट्स अब मिलते हैं कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उसके अध्याय 1 के पार्ट 14 में और 5 के पार्ट 6 में, कि यदि कोई राजा निरंकुश होता है तो क्यों होता है, यदि वो जितेंद्रिय नहीं बन पाता, अपनी इंद्रियों पर यदि उसका कंट्रोल डेलिबरेटली है, नहीं है, जानबूझ के जब वो इस प्रकार का व्यवहार करता है कि उसे सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी होती है, तब फिर क्या होगा? तो चाणक्य ने तो उसके आगे की भी बात कही है कि तब होगा ये कि जनता फिर रिवोल्ट करेगी और ऐसे राजा को अपनी गद्दी को, सत्ता को छोड़ना पड़ेगा। और यहां मैं आपको बता दूं पिनाज, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 10,700 रिवोल्ट्स हुए हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, और लगभग 70 लाख के करीब प्रदर्शनकर्ताओं ने इन 10,700 प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है और ट्रंप की अलग अलग नीतियों के खिलाफ उन्होंने
प्रदर्शन किए हैं। ये है कि हमें मीडिया के हवाले से ये बातें पता नहीं चल पाती, बट इट्स अ फैक्ट। लेकिन आपने जो बड़ी बात कही किम जोंग उन से इस शख्सियत को कंपेयर करना, किम जोंग उन के लिए तो क्या क्या नहीं कहा जाता, मतलब क्या क्या नहीं कहा जाता, मतलब कि वो सनकी है, किसी को मरवा देगा, किसी को उठवा लेगा, ऐसे फैसले लेगा कि पूरी आवाम मैं बहुत सोच समझ के कंपैरिजन कर रही हूँ पिनास, क्योंकि एग्जैक्टली यही ट्रंप हमको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप थोड़ा डिटेल, जैसे मादुरो को रातों रात उठवा लिया। वेनेजुएला की अपनी एक इंटरनल बात थी, इशू था, हु गेव द राइट टू ट्रंप कि वो जाए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी समेत उठवाएं और फिर उठा करके अपने यहाँ पर एक जेल में डाल दें और फिर बाकायदा उसकी परेड भी करवाएं और उसके बाद फिर अपने आप को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दें। हु गेव राइट टू ट्रंप कि एक बने बनाए जो ये तमाम जो देश है जो वैश्विक पटल पर है, विश्व के नक्शे पर है, जैसे कि ग्रीनलैंड है, कनाडा है, वेनेजुएला है, उसको आप अमेरिका के नक्शे में बताने वाले कौन होते हैं? तब अंतरराष्ट्रीय नियमन या रूल बेस्ड ऑर्डर की बात जो अमेरिका करता चला आया है, मखौल बनवा रहे हैं अपना कि भाई कनाडा जैसे देश को आप 51 स्टेट अपना कहते हैं, फिर उसके बाद मैप में मिला के दिखाना भी शुरू कर देते हैं। और कई बार डाउट होता है कि भाई एयर जनरेटेड तो नहीं है ये सब। आजकल तो ये चेक करना पड़ता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं ट्रंप से अब कुछ भी एक्सपेक्टेड है। हाँ, मतलब आप सोचिए कि आपको नोबेल नहीं मिलता है तो आप ग्रेसफुल हरकत करने की बजाय आप पहले तो नोबेल छीनने की कोशिश करते हैं मचाडो से, कहते हैं हाँ ठीक है मैं ले लूंगा, गिफ्ट है मेरा। उसके बाद नॉर्वे को चिट्ठी लिख देते हैं। मुझे तो लगता है कि जो नोबेल पीस प्राइज कमिटी है उनको इस पर एक एक्शन लेनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि चुना हुआ विजेता इस तरह से अपना अवार्ड किसी और को कैसे दे सकता है। ये तो अब समिति पर या उस अवार्ड पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है, या उनके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह है कि नहीं दे सकते आप। और हाँ, मतलब इस तरह से आज तक तो हमने होते हुए नहीं देखा है, लेकिन ये पहली बार देखा। और यहाँ पर मरिया मचाडो के भी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है फिर वो हमारे सामने आते हैं कि जस्ट बिकॉज शी कुड नॉट बिकम द इंटरिम प्रेसिडेंट तो वो अपना अवार्ड उठा करके ट्रंप को दे रही हैं। इसके पहले भी उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बाय द वे थैंक यू कहा था जब वो अवार्ड लेने के लिए ओस्लो पहुंची थी मैरीटाइम रूट से, तो वहां पर उनका कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी हेल्प करी थी। लेकिन ट्रंप के लिए नोबेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि ओबामा को मिला था तो इनको भी चाहिए टाइप वाला मामला है कि या फिर मैं अमेरिका का सबसे ग्रेट प्रेसिडेंट मैं ही हूं, मुझे नोबेल भी मिलेगा, मैंने ये भी किया वो भी किया। मतलब क्या कह रहा है शख्स, मतलब भाई अच्छा खासा पैसा है, 2 बार इस उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हो, मतलब यू हैव अचीव्ड इनफ, ऐसा हमको लगता है। लेकिन फॉर हिम दिस इज हिज लास्ट टेन्योर, प्लीज अंडरस्टैंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड टर्म में अमेरिकी प्रेसिडेंट काफी डेडली होते हैं, खोने को कुछ नहीं होता। हाँ, खोने को कुछ है नहीं उनके पास में। लेकिन यदि हम उनकी तरफ देखें तो मैंने इसीलिए नॉर्थ कोरिया से कंपेयर कर दिया, किम जोंग उन से उनको कंपेयर किया, और यहाँ पर इसीलिए हम समझ पा रहे हैं कि बाकी सारे देशों की तरफ टेढ़ी दृष्टि डाल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की तरफ वो नजर उठा के नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां का जो सत्ताधीश है वो बिल्कुल मेरी तरह का है एंड ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उससे तो हाथ मिलाने भी चले जाते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए वो उस तरफ नजर नहीं डाल रहे हैं। उन्हीं की बातों की काट हमको उन्हीं के एक्शंस में दिखती है। वो कहते हैं मैं ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करना चाहता हूं, तब तो आपको कोलंबिया पे या मैक्सिको पे अटैक करना चाहिए, आप वेनेजुएला में जाकर के बैठते हैं। आप कहते हैं मैं एसडीजीज पे काम कर रहा हूं, सीओपी को आप नौटंकी बताते हैं, आप पेरिस अग्रीमेंट से यूएस को बाहर कर लेते हैं। आप कहते हैं कि मैं यूएस की प्रॉस्पेरिटी पे काम कर रहा हूं, आप भारत जैसे देशों के साथ संबंध खराब कर लेते हैं, टैरिफ लगाते हैं, आपके देश की जनता को उसका जो है रिजल्ट भुगतना पड़ता है। वहां पर इन्फ्लेशन रेट्स कितने हाई हो गए हैं, लोग अब सड़कों पर उतरना शुरू कर चुके हैं। तो उनकी जो एक्शंस है पिनाज, वो अमेरिका एज अ नेशन के जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनसे बिल्कुल उल्टी जा रही है, और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि अमेरिका को आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। तो यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, मेक ट्रंप मोर वेल्थियर, मोर पॉपुलर, चाहे वो पावरफुल, कैसे भी हो, वो बिल्कुल कैसे भी हो। तो भाई अमेरिका में बड़ा विपक्षी पार्टियों ने काफी हल्ला मचाया था, बाइडेन की सेहत ठीक नहीं है, बाइडेन भूल रहे हैं, उनका बॉडी डबल आ रहा है, इस आदमी को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है, ये देखिए कि कैसे बिहेव करता है ना। कितना क्रिटिसिज्म हुआ था मीडिया में। बिल्कुल। क्या ये शख्स जब इस तरह की बातें करता है, जो कि एक नॉर्मल डिसेंसी वाली बातें तो कम से कम नहीं कही जा सकती, लाइक सेम, आप एक्टिंग प्रेसिडेंट की फोटो डाल देते हैं, आप मैप बदल देते हैं, आप पीस प्राइज लेते हैं, मतलब कम से कम चलिए आप युद्ध करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी पॉलिसीज हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें तो एक क्वेश्चन मार्क लगाती है ना आपकी सैनिटी पे। भारत के बार बार लगातार कहने पर, पाकिस्तान की तरफ से ये आधिकारिक बयान आ जाने पर कि हमारे बीच में किसी तीसरे देश ने का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, उन्होंने 50 से ज्यादा बार ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ ही नहीं पिनाज, इट वॉज आवर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ पाकिस्तान, और ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज कर दिया।
तो वही मैं कह रही हूँ ना कि वहां का आवाम जो बाइडन से इतने सवाल पूछ रहा था, विपक्षी पार्टियां जो बाइडन के हेल्दी होने पर उनके सेंसिबिलिटीज पर सवाल उठा रही थी, आज के ट्रम्प के लिए नहीं पूछती कि नहीं उठा रहे हैं। उन पर बहुत सारे लॉ सूट्स भी जो हैं वो दायर कर रही, वहाँ की जो कई सारी सिविल सोसाइटीज हैं। जनता, मैंने आपको बताया 10,700 प्रदर्शन 2025 में अब तक के सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं। 133% वृद्धि हुई है पिछले प्रदर्शनों से, अगर हम नंबर ऑफ ये सारे देखें प्रदर्शनों को। और इसके अलावा देखें तो जिस तरह से असंवैधानिक भी कृत्य जो टैरिफ लगाए हुए हैं, ये अमेरिका के नियमों का पालन करते हुए नहीं लगाए हैं, तो इस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन बस यही है कि मुझे महान बनना है, मुझे सबसे शक्तिशाली नेता बनना है, और इसी को लेकर के ट्रंप ये सारे काम कर रहे हैं। तो अब देखिए आप, तो ही इज नॉट अ मैडमैन, इट्स जस्ट द थ्योरी ही इज फॉलोइंग। यस, ही इज डेलिबरेटली डूइंग इट। वो अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल दिखाते हैं, वो अपने आप को बहुत ही अग्रेसिव दिखाते हैं, और वो अपने आप को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं, और मैं दुनिया के सबसे शक्तिवान देश का सबसे शक्तिवान नेता हूं, जो कि वस्तु स्थिति आज की तारीख में नहीं है। ठीक है, तो इस मैडमैन थ्योरी और ये इल्यूजन जिसे कहते हैं ना कि भाई कहना कुछ करना कुछ, आपको समझ में ही ना आए कि मैं करूंगा क्या, तो अब भाई क्या करेंगे? ग्रीनलैंड कब्जाएंगे, युद्ध मोल लेंगे, ईस्ट से ईरान पर हमला करेंगे, क्या करेंगे? मतलब आपको क्या समझ आ रहा है? क्लोजिंग एक ग्रीनलैंड को लेकर के मुझे लगता है कि कुछ एक्शन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि डेनमार्क बहुत स्ट्रांगली अड़ा हुआ है, और नाटो के 4 मेंबर नेशंस ने अपने कुछ कंटिंजेंट्स भी ग्रीनलैंड भेजे हैं। नाटो और अमेरिका के बीच में युद्ध होगा इस बार। नाटो, अमेरिका इज लाइक द लीडर ऑफ नाटो। नाटो कब बना, क्यों बना? लेकिन यदि नाटो के आप फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल को देखें, और यदि ग्रीनलैंड पर आक्रमण या उसे एनेक्स करते हैं ट्रंप, और नाटो कोई एक्शन नहीं लेता है, तो उस दिन नाटो समाप्त हो जाएगा विनाश। तो नाटो के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट है, और ट्रंप शायद इसीलिए रुके हुए हैं अभी तक। हाँ, तो यानी ग्रीनलैंड पर वो कुछ कर सकते हैं, आप ये मानती हैं? और ईरान? हाँ, ईरान को छोड़ दिया अभी? ईरान इंटरेस्ट नहीं है उनका? अभी वहां पर मुझे लगता है कि लोहा बहुत ज्यादा गर्म है, वो वहां चोट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ईरान में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, जिस तरह के नेचुरल कॉजेस को लेकर वहां की जनता सड़कों पर है, मुझे लगता है ट्रंप को समझ में आ रहा है कि यहाँ वेनेजुएला की तरह एक्शन रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, और वहां पर दूसरे रिस्क भी हैं। तो वहां मुझे मिलिट्री एक्शन अभी हाल फिलहाल नहीं लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पॉज्ड है। आगे क्या करेंगे? बहुत सारे मूवमेंट्स बहुत हो रहे हैं, उनके सारे वॉरशिप्स वगैरह के मूवमेंट लगातार चल रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, मतलब जो हमने वेनेजुएला में भी यही करते हुए उनको देखा था, और फिर 1 महीने के अंदर हमने देखा अचानक से किया। पर हाल फिलहाल उनका फोकस ग्रीनलैंड पर है, उसके बाद ईरान की तरफ कुछ कर सकते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कनाडा तो है ही। अच्छा, कनाडा भी है, बिल्कुल है। अब उनके दिमाग पर तो है, नक्शे पे दिखा दिया तो दिमाग पे चलिए, तो धीरे धीरे अपनी वो सारी ख्वाहिशें जो है वो पूरी कर रहे हैं, मैडम थ्योरी का हवाला लेते हुए पूरी कर रहे हैं। तो ट्रंप पर नजर बनी रहेगी, और लगातार भाई ट्रंप के मन में क्या है और उनके दिमाग में क्या है, उसके पर्पस क्या है, हम आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।